सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जिसका बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आपको तैयारी अच्छे तरीके से करवाने के लिए अपन आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर कर दें ताकि आज का सेशन है वो फटाफट स्टार्ट कर सके और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जो MCQ से रिलेटेड है उस पर अपन चर्चा कर सके। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है अपन को जब यहाँ पर करते हैं, लेकिन यही प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो ऑप्शन होते हैं उनमें ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि हमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और वहाँ पर क्या होता है हमारे सामने दुविधा पैदा हो जाती है और इस कारण अपन सही आंसर टिक न करके गलत आंसर भी टिक कर देते हैं और इस वजह से हमारे नंबर है वो कम रह जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके प्रश्न सही करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है। देखो क्या है, आज का क्वेश्चन है कि प्रबंध है ना, क्या है कि आपका जो प्रबंध है क्या है, आपका प्रबंध अंकेक्षक कह दें, है ना, प्रबंध अंकेक्षण है कह दें। ये होता क्या, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। जो आपका मैनेजमेंट ऑडिट है वो कब किया जाता है, इसका कोई अवधि होती है क्या, ये वार्षिक होता है या ये रेगुलर किया जाता है या अवैधानिक है ये, या आवश्यकता पड़ने पर इसका अंकेक्षण किया जाता है। बताओ देखिए, विच इज द सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके हिसाब से इसका सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि ये इसका आंसर होने वाला है। बताओ देखिए, आपने ऑडिटिंग के बारे में सारी चर्चाएं की होंगी और ऑडिटिंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना प्रबंध अंकेक्षण है वो न तो कोई वार्षिक होता है, न कोई नियमित है, न कोई अवैधानिक है। ये कब होता है, जब प्रबंध किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है तब प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्म है वो घाटे में चल रही है तो उसको घाटे को कैसे दूर किया जाए, कुछ कमियां रह जाती है तो उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध अंकेक्षण वो किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर है इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका क्या जवाब होगा फटाफट, कि प्रबंध अंकेक्षण का प्रतिवेदन देने की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, कितनी अवधि में आप प्रबंध अंकेक्षण है उसका प्रतिवेदन है वो जमा करवा सकते हो। कितनी अवधि निर्धारित है बताओ, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है या कोई सीमा नहीं है। ऑडिट मैनेजमेंट की जो प्रतिवेदन जो तैयार किया जाता है उसकी अवधि कितनी है, कितने समय में वो क्या करना है आपको जमा करवाना है। तो देखो प्रबंध अंकेक्षण है वो जब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है तो उसका जो प्रतिवेदन जमा करवाने की कोई सीमा नहीं है। जब भी आपके पास तैयार हो जाता है उसी समय आप जमा करवा सकते हो। तो 4 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका जवाब देना आपको। बताओ देखिए क्या इसका आंसर होगा, जहां से वैधानिक अंकेक्षण का कार्य समाप्त होता है वहां से कार्य प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है, जहां पर आपका वैधानिक अंकेक्षण स्टेटरी ऑडिटिंग समाप्त हो जाती है तो उसके बाद कौन सा अंकेक्षण प्रारंभ होता है, लागत अंकेक्षण है, वित्तीय अंकेक्षण है, प्रबंध अंकेक्षण है या आंतरिक अंकेक्षण है। देखो लागत अंकेक्षण होता है वो उस व्यापार की जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड है, उसका निरीक्षण है या उनकी ऑडिटिंग की जाती है। वित्तीय अंकेक्षण में क्या होता है, ये पैसों से रिलेटेड जो भी मुद्रा का आगमन हुआ उससे रिलेटेड होता है। आंतरिक अंकेक्षण में क्या होता है, एक कार्मिक द्वारा दूसरे कार्मिक के जो खाते हैं उनकी जांच
की जाती है ना। लेकिन प्रबंध अंकेक्षण है वो वैधानिक आवश्यकताएं या आप जो पूर्ति है वो पूरी होने के बाद आपका प्रबंध अंकेक्षण है वो स्टार्ट होता है। तो इसका 3 नंबर है वो सुटेबल आंसर होगा प्रबंध अंकेक्षण। जहां से वैधानिक अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद जो जिसका अंकेक्षण प्रारंभ होता है वो आपका प्रबंध अंकेक्षण है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। प्रबंध अंकेक्षण कब होगा? वैधानिक अंकेक्षण की समाप्ति के बाद। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बुकें वो पढ़ रखी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ देखिए, एक जो ऑडिटर होता है, जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है, उसके क्या गुण होने चाहिए? मैनेजमेंट ऑडिटर के क्या गुण होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बताओ देखिए, जो प्रबंध अंकेक्षण होता है उसका क्या आपको गुण बढ़िया लगता है कि ये गुण तो उसके पास होना चाहिए? सुदर्शन व्यक्तित्व, यानी अच्छा उसका पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसके प्रबंधकीय कार्यों का ज्ञान होना चाहिए, मैनेजमेंट का उसे ज्ञान होना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए, है ना, मृदभाषी होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई एक प्रबंध अंकेक्षण के गुण है, ये सारे गुण है उसके पास होने चाहिए कि भाई उसका व्यक्तित्व है वो बढ़िया होना चाहिए, प्रबंधकीय कार्य उसका उसके पास नॉलेज होना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, ये सारे गुण उसके पास होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी है इसका सही आंसर होगा और इसलिए 4 नंबर है या डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। बताओ देखिए कितनों का सही आंसर आ रहा है, ये आपको बताना है। बता दोगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है तो बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इनका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र है ना, जो मैनेजमेंट ऑडिटिंग है उसका क्षेत्र कहां तक होगा? सामान्य प्रशासन में होगा, क्रय प्रबंधन में होगा, सामग्री प्रबंधन में होगा, या उपरोक्त सभी में होगा? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आपका रिप्लाई आना चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा इसका आंसर होने वाला है? तो देखो प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र है वो, जब मैनेजमेंट की बात आ गई तो मैनेजमेंट है वो हर जगह आवश्यक होता है, चाहे वो आपका स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे आपका व्यापार की गतिविधियों से हो, क्रय विक्रय से रिलेटेड हो, है ना, डिसीजन लेने से रिलेटेड हो, कोई भी हो, वहां पर प्रबंध अंकेक्षण है वो महत्वपूर्ण होता है और वहां पर आप आसानी से कर सकते हो। तो ये भी जरूरी है। सामान्य प्रशासन में भी प्रबंध अंकेक्षण लागू होता है, क्रय प्रबंधन में भी लागू होता है, सामग्री प्रबंधन में भी लागू होता है, और इसका मतलब उपरोक्त सभी है इसका सही आंसर होने वाला है। 4 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा। बताओ देखिए कितनों का सही आंसर आया है, अपने स्वयं विवेक से बताना है कि भाई कितने का लोगों का आंसर सही आ रहा है ना। बिल्कुल भी इस तरीके की अपने को हेजिटेशन नहीं रखनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब अपने को सही तरीके से देना है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या है? व्यावसायिक प्रबंधकों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। व्यावसायिक प्रबंधकों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी कौन प्रदान करते हैं? संचालकीय प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन, अंकेक्षक रिपोर्ट और उपरोक्त सभी। बताओ देखिए कौन से ऐसे हैं जो संचालकीय जो वित्तीय रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं? तो नाम है कि भाई जब वित्तीय स्थिति आएगी तो प्रतिवेदन भी कौन सा होगा? वित्तीय तो होगा। जब हमारे पास रिपोर्ट ही वित्तीय आ रही है तो प्रतिवेदन भी वित्तीय होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का होगा तो संचालकीय होता है, लेकिन वित्त का होगा तो आपका वित्तीय प्रतिवेदन होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर या बी पॉइंट आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो व्यवसाय प्रबंधकों को वित्तीय स्थिति के बारे में कौन देता है? वित्तीय प्रतिवेदन है वो सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन,
बताओ देखें अब इसका आंसर फटाफट। क्विक अपना सेशन चल रहा है, सिर्फ काम काम की बात है वो आपसे की जा रही है, अनावश्यक आपका समय है वो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम का समय है, आपके लिए हर मिनट है वो कीमती है, और इस हर मिनट का सदुपयोग अपने को कैसे करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अपन फटाफट सेशन को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि प्रतिवेदन का उद्देश्य है, जो आपकी रिपोर्ट होती है, किसी भी फील्ड की रिपोर्ट हो सकती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट होगी तो उसके आधार पर हम उस व्यापार की जो कमियां रह गई उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कमी रह गई वहाँ सुधार कर सकते हैं, और जहाँ ऐसे पॉइंट जिसपे अपन ने काम तो किया लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उस पर अपन और मेहनत करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रतिवेदन है वो उसी का काम ही करता है। तो प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है कि प्रबंध की क्षमता का मापन, तो ये भी सही है ना, नियोजन के लिए सूचना, तो ये भी सही है, समन्वय में सहायक, तो ये भी सही है ना। तो इसका मतलब आपका उपरोक्त सभी, है ना, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन का उद्देश्य आपका होगा प्रबंध की क्षमता का मापन करना, उनको माप करना कि भाई प्रबंध की क्षमता कैसी है, नियोजन के लिए सूचना उपलब्ध करवाना, समन्वय में सहायक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको क्या कह रहा है। देखो, प्रतिवेदन निर्माण जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन निर्माण का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? उद्देश्य का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। बताओ देखें इसका कौन सा सही होगा कि भाई प्रतिवेदन निर्माण का, जब भी अपन किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट को तैयार करने में कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनको फॉलो किया जाता है, और उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपकी रिपोर्ट है वो तैयार होती है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत है? तो वो होगा आपका उद्देश्य का सिद्धांत, कि भाई आप किस उद्देश्य से इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हो, तो ये है ना। संगठन का सिद्धांत, आपका संगठन कौन सा, किन से रिलेटेड आपका व्यवसाय है वो संचालित हो रहा है, तो वो संगठन का सिद्धांत होगा। स्पष्टता का सिद्धांत, क्लियरिटी, क्योंकि अपनी जो प्रतिवेदन रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं रहेगी तो वहां पर अपने द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनमें क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। इसलिए आपका जो प्रतिवेदन है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट और सारगर्भित होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जब सही है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, कि प्रतिवेदन का निर्माण में आपका उद्देश्य का सिद्धांत भी लागू होता है, संगठन का सिद्धांत भी लागू होता है, स्पष्टता का सिद्धांत भी लागू होता है। तो ये तीनों सिद्धांत ही एक रिपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, एक आदर्श प्रतिवेदन की विशेषता है ना। बहुत ही आसान है, जो आइडियल रिपोर्ट होगी वो आपकी कैसी होगी। आइडियल रिपोर्ट की अपने से विशेषता पूछी है तो निश्चित रूप से आप देखते समझ जाओगे कि भाई शुद्धता भी होनी चाहिए, कि जो भी रिपोर्ट अपन तैयार कर रहे हैं वो उसमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। बोधगम्यता यानी इजीली जिसको समझ सके, है ना, जो सार सार बातें हैं वो उसमें होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति उसको पढ़े तो आसानी से उसका अर्थ समझ सके। संक्षिप्तता, है ना, वो क्या होनी चाहिए, कम शब्दों में ज्यादा बात बताने वाली होनी चाहिए, यानी संक्षिप्त होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उनको देखते ही एक व्यक्ति है वो आगे के अपने जो आगामी निर्णय है वो ले सके, ऐसा काम होना चाहिए प्रतिवेदन का, और वो भी आदर्श प्रतिवेदन का। तो यहाँ पर ये तीनों सही हो गए, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी यानी 4 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आदर्श प्रतिवेदन की विशेषता क्या होगी, उपरोक्त सभी, यानी उसमें शुद्धता भी होनी चाहिए, बोधगम्यता भी होनी चाहिए और संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। तीनों पॉइंट क्लियर होंगे तब आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। क्रियाशीलता के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है, बताओ देखिए। बताओ
क्रियाशीलता के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है ना। क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी के आधार पर आपकी जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, उसका कौन सा प्रकार होगा। नियंत्रण प्रतिवेदन होगा, उपक्रम प्रतिवेदन होगा, परिचालन प्रतिवेदन होगा, या आपका व्यक्तिगत प्रतिवेदन होगा। बताना आपको एक्टिविटी के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार। बताओ देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपके हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर होना चाहिए। बताओ देखिए एक्टिविटी के आधार पर। तो देखो एक्टिविटी के आधार पर आपका एक ही सेट होता है व्यक्तिगत आपका प्रतिवेदन, है ना। क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या होगा, वो एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा और उसको पर्सनली वो उसको डिलीवर किया जाएगा। तो क्रियाशीलता के आधार पर आपका व्यक्तिगत प्रतिवेदन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर। क्या है 64 नंबर कि प्रकृति के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है। प्रकृति के आधार पर यहां पर आपको पूछा है, प्रकृति के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है आपका परिचालन प्रतिवेदन है, या नियंत्रण प्रतिवेदन है, या आंतरिक प्रतिवेदन है, या उपरोक्त सभी है। बताओ देखिए प्रकृति के आधार पर प्रतिवेदन है उसका प्रकार कौन सा होगा। परिचालन होगा, नियंत्रण होगा, आंतरिक होगा, या उपरोक्त सभी होगा। बताओ देखिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। फटाफट आपका जवाब आना चाहिए। तो देखो प्रकृति के आधार की जब बात होती है तो होता है आपका नियंत्रण प्रतिवेदन, यानी कंट्रोलिंग जो रिपोर्ट होगी वो आपकी नेचुरल बेस जो आपका प्रतिवेदन होगा उसको समाहित करेगी और उसके आधार पर आपकी जो कंट्रोलिंग जो रिपोर्ट है वो तैयार करके उस इंडिविजुअल फर्म को प्रस्तुत की जाएगी, जो आवश्यकता पड़ने पर ही तैयार की जाती है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। अगला देखो आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, क्या अगला क्वेश्चन कि सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है। सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है कौन सा होगा। परिचालन प्रतिवेदन, अन्वेषणात्मक प्रतिवेदन, उपक्रम प्रतिवेदन, या उपरोक्त सभी। सूचनाओं के आधार पर, है ना, आपके पास क्या आ रही है, सूचनाएं आ रही है, उसके आधार पर अगर आप कोई प्रतिवेदन तैयार करते हो तो वो आपका कौन सा प्रतिवेदन होगा। सूचनाओं के आधार पर जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग, है ना। तो 1 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा कि सूचनाओं के आधार पर जो अपन प्रतिवेदन तैयार करते हैं उसको परिचालन प्रतिवेदन या ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप परिचालन प्रतिवेदन कह दो या ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूचनाओं के आधार पर आपका परिचालन प्रतिवेदन होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका क्या जवाब होगा। क्या होगा कि भाई उद्देश्य के आधार पर प्रतिवेदन का प्रकार है। अभी अपना किसके था, प्रकृति के आधार पर, अब पूछ रहा उद्देश्य के आधार पर। तो देखो अपने को अलग अलग तरीके से सबको याद रखना है। उद्देश्य के आधार पर आपका आंतरिक प्रतिवेदन, परिचालन प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन, या उपरोक्त सभी। उद्देश्यों के आधार पर अभी देखो परिचालन के बारे में देख लिया आपने, वित्तीय प्रतिवेदन जो आपका वित्तीय से रिपोर्टेड होता है ना। तो आंतरिक प्रतिवेदन किसके आधार पर होगा, तो उद्देश्य के आधार पर अगर बात करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर जितने भी प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं वो आपके आंतरिक प्रतिवेदन की कैटेगरी में आते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर जो भी आपके प्रतिवेदन होंगे वो आंतरिक प्रतिवेदन होंगे, इसलिए इसका 1 नंबर है वो सही